हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो फंक्शनलिज्म पर डिस्कस करेंगे और पीजीटी का एक ऐसा पार्ट जहां से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यहाँ से आता है। ठीक है, अब एक सवाल बनता है कि प्रकारवाद, ठीक है, प्रकारवाद और जो संरचनात्मक प्रकारवाद है ये क्या दोनों में अंतर है? नहीं। प्रकार एक्चुअल में क्या है, ये अप्रोच है, दो दृष्टिकोण है, ठीक है, दो परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, और उसी आधार पर हम समझा जा सकता है कि प्रकारवाद क्या है। जब हम मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट लेते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या होता है कि संरचनात्मक प्रकारवाद कहा जाता है, यानी कि जो हमारी संरचना रही है उस संरचना का प्रकारवाद। और दूसरा जो है समाजशास्त्रीय प्रकार, समाजशास्त्र में केवल इसको प्रकारवाद कहते हैं कि कोई यूनिट है उसका। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत सारी विभिन्न इकाइयां, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, और ये सब मिल करके किसी समाज में कार्य करती हैं जिससे ये समाज बना हुआ है। तो एक्चुअल में है क्या कि ये यूनिट जो काम कर रही है, इकाइयां जो काम कर रही हैं, तो एक एक यूनिट और इनका क्या सहयोग है, इसको बनाए रखने में जो सहयोग है उसी को हम प्रकारवाद कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर है। यानी सामाजिक इकाइयों का किसी व्यवस्था के बने रखने में, बनाए रखने में जो योगदान होता है उसी को हम प्रकारवाद। तो जब हम संरचना के साथ में, पूरी संरचना के साथ में उसके फंक्शन को बताते हैं कि ये संरचना है, इस पे इसका ये फंक्शन है, ठीक है, तो फिर वो संरचनात्मक प्रकारवाद कहलाता है। और जब हम केवल एक इकाई की बात करें कि ये इकाई है, इसका प्रकार ये है, तो वो समाजशास्त्रीय अप्रोच पूरा जो है उसको केवल प्रकारवाद कहते हैं। तो दोनों चीजें अलग नहीं है, संरचनात्मक प्रकारवाद, क्योंकि कोई इकाई होगी अपना प्रकार कर रही है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वह इकाई किसी न किसी संरचना का तो अंग होगी निश्चित रूप से। जैसे मान लीजिए आप एक इकाई के रूप में टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, तो आप भी तो किसी न किसी संरचना, किसी परिवार या किसी की इकाई जरूर होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक किसी संस्था की इकाई होंगे, ठीक है। तो मानव शास्त्रीय अप्रोच जो रहता है वो संरचनात्मक प्रकार यानी संरचना के साथ में उस इकाई के प्रकार को फोकस करता है। और जो समाजशास्त्रीय प्रकारवाद है वो केवल उस इकाई के पर्टिकुलर प्रकार की बात करता है, यानी वो संरचना की बात नहीं बताता कि वो किस संरचना में जुड़ा हुआ है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। आइए हम लोग डिटेल में और चर्चा करते हैं कि जो मानव शास्त्रीय संरचनात्मक प्रकार, अगर बोला जाए कि मानव शास्त्रीय प्रकारवादियों में कौन कौन आता है, तो उसमें नाम मैलिनोव्स्की का नंबर 1 पे आ जाता है, कि मैलिनोव्स्की, देन रेडक्लिफ, ब्राउन। तो ये दोनों मानव शास्त्रीय प्रकारवादी के रूप में जाने जाते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से मैलिनोव्स्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, ये जो है ये नाम आ जाता है मानव शास्त्री, ये एंथ्रोपोलॉजिकल फंक्शनलिज्म का मतलब करते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें कि समाजशास्त्र के अंदर में, सोशियोलॉजी में उद्भव करता कि फंक्शनलिज्म की बात सबसे पहले किसने की है, तो स्पेंसर ने। तो मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय वस्तु है जो सबसे ज्यादा किस विषय से प्रभावित हुआ है, तो वो किससे प्रभावित हुआ, जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्राकृतिक विज्ञान से समाजशास्त्र अपने आप को सबसे ज्यादा जोड़ता है, तो जीव विज्ञान से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पेंसर कहता है कि जिस प्रकार जीवों में फंक्शन होता है, आपके शरीर के अंदर में बायोलॉजिकल जैसे फंक्शन होते, विभिन्न अंग हैं, और वो अंग अलग अलग रहते हुए अपने कार्यों को करते हैं, और एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करने का काम करता है, उसी तरीके से समाज की विभिन्न इकाइयां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, अपने प्रकार के माध्यम से पूरे सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान देती हैं, ठीक है। इसीलिए स्पेंसर महोदय ने सावयव यानी जीव जो ऑर्गेनिज्म है और उसकी तुलना समाज से की थी, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सोशल एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। तो ये आता है आपका सोशल एनोलॉजी का। दूसरी चीज है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर, तो पहला कि प्रकारवाद के जनक कौन है, प्रकारवाद की बात किसने किया हुआ था, तो स्पेंसर ने किया। दूसरी चीज है कि प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी किसको कहा जाता है, तो दुर्कीम को कहा जाता है। जो प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी हैं वो दुर्कीम है। क्यों व्यवस्थित प्रकारवादी कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताने की कोशिश की कि जो समाजशास्त्र में प्रकार है, यानी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, और खास तौर से हम सामाजिक तथ्यों के मध्य में प्रकार की बात करते हैं, तो प्रकार है और उसके माध्यम, अगर कोई व्यक्ति प्रकार नहीं कर रहा है तो एनोमी की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी, इन पे उन्होंने चर्चा किया था। इसलिए प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी। क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा जाएगा पीजीटी के अंदर में, तो दुर्कीम। अगर उद्भव करता फंक्शनलिज्म टर्म का किसने यूज किया,
तो वो स्पेंसर, देखिए जो कॉम्टे महोदय की बात आती, क्योंकि एक स्पेंसर से भी पहले कॉम्टे आते हैं, तो इन्होंने कभी भी फंक्शनलिज्म टर्म का यूज नहीं किया, यानी प्रकारवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, इनका जो अप्रोच था, परिप्रेक्ष्य था, वो प्रकारवादी ही परिप्रेक्ष्य था। और ये भी जान लीजिए कि पूरे समाज शास्त्र में 90%, ठीक है, मोर देन 90% जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो प्रकारवाद से जुड़े हुए हैं। यानी उसके बाद में जो संघर्षवाद और जो सिद्धांत हैं, वो बहुत कम परसेंट, यानी 10% में सब है। 90% जो थ्योरियाँ जुड़ी हुई हैं, वो फंक्शनलिज्म से जुड़ी हुई हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं पार्सन्स की, कि इसमें और कौन कौन आ जाते हैं समाजशास्त्री अप्रोच में। तो प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी के रूप में दुर्खीम, देन पार्सन्स, एसएफ नॉडेल, ठीक है, लेवी स्ट्रास और मार्टन को यह सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकारवाद का, यानी इसके बहुत सारे फंक्शन की बात करता है, प्रकार के साथ में दुष्प्रकार, आकार्य की बात करता है। इसीलिए सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रकारवादी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रकारवादी कौन है, तो मार्टन हो जाएगा। प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी दुर्खीम हो जाएगा। प्रकार शब्द का प्रयोग किसने किया, स्पेंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, इनको आपको कंफर्म कर लेना। अब मार्टन की एक बुक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर लगातार पूछे जाने वाली बुक है, मतलब ये पीजीटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, हमेशा देखते हो और ज्यादातर देखते होंगे कि 100 क्वेश्चन सही करने वालों की संख्या काफी है ना। 125 में 100 क्वेश्चन बहुत सारे लोग लगभग सही कर ले जाते हैं। तो कारण है कि इस प्रकार की बुकों को कभी गलत नहीं करते हैं। तो आप भी ऐसी बुकों को अगर गलत करके अगर आज गए बाई चांस, तो आप पीजीटी में कभी नहीं सिलेक्ट होंगे। इसलिए सब ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें ये फैक्चुअल बेस पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जो नोट्स कंटेंट आपको अवेलेबल है, वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो करते क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल इनोवेटिव टाइप का डाल देते हैं, ठीक है, या मान के चलते हैं हम 10 क्वेश्चन। तो यही 125 में 10 क्वेश्चन बिल्कुल नए किस्म के होते हैं, थोड़ा सा समझ करके करने होते हैं, जो हम समझाते हैं उसी आधार, और उसमें जितना आपका सही हो जाता है वो आपकी वाहवाही वाला काम होता है। तो 115 क्वेश्चन तक आप सही करने की कैपेसिटी रखते हैं और 10 क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग में रहते हैं। अब 115 में आपकी एक्यूरेसी कितनी हाई है, ये डिपेंड करती है छात्रों, मतलब आपका जो पेपर होता है उसमें 115 तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है। अब वो 110 क्वेश्चन कहाँ तक आपके सही होते हैं, वो आपकी किस्मत, भाग्य, इन सब पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 115 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चन को या अपने जो आए हुए क्वेश्चन है जिनको आपको आते हैं वो गलत ना करें। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से यही आह्वान करता हूँ कि कम से कम जो हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, अब सैटरडे को टेस्ट होगा आप लोगों का, 2 थ्योरियाँ चल रही हैं, सैटरडे को टेस्ट होगा। एक तो विनिमय सिद्धांत थोड़ा छोटा है लेकिन फंक्शनलिज्म काफी बड़ा है, तो 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, तब जाके कहीं फिनिश होगा। तो आइए देखिए, और इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये भी बात है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको सब कुछ है। अब एक अप्रोच है प्रकार्यवाद, ठीक है ना। प्रकार्य किसे कहते हैं, मतलब जो कार्य करता है, कोई भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कोई इकाई कार्य करती है, कोई व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे मान लीजिए अपना ऑनलाइन संस्थान बनाए रखने के लिए हम जो प्रकार कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा प्रकार है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। लेकिन प्रकारवाद क्या है, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है कि हम, हमारा एक दृष्टिकोण उत्पन्न होना कि हम हर चीज को एक फंक्शन के नजरिए से देखें, यूटिलिटेरियन मेथड की वजह से देखें। यूटिलिटेरियन मतलब हो गया उपयोगितावादी। हम कोई संरचना हमने देखा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या पारिवारिक संरचना, तो इस परिवार में सभी दादा दादी, नाना नानी, फला जो कुछ भी मान लीजिए उसमें, तो अब इनका क्या प्रकार, ये क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, दादाजी का क्या काम, और सब मिलकर के ये प्रकार है, मतलब ये परिवार बना हुआ है। तो अगर ये परिवार बना हुआ है तो ये सब इकाइयों के रूप में जो है लोग अपना क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, इसी को हम प्रकारवाद कहते हैं, ठीक है। तो जब एक नजरिया बन जाए कि हम ये नहीं कि हमारा अप्रोच ये बन जाए कि इनके मध्य में संघर्ष कैसे होता है, हमारा अप्रोच बन जाए कि कैसे अंतर्क्रिया, हमारा ये अप्रोच हो जाए कि अगर हम समाज की इकाई के रूप में उसका क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हम यही अप्रोच लेकर के चले, इसी एस्पेक्ट को लेकर चले, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनलिज्म। जब वाद कहीं पे जुड़ जाता है तो वाद का मतलब हो गया रिजिडनेस आती है, अर्थात एक एक तरीका, यानी किसी चीज को देखने का एक चश्मा, ठीक है। तो प्रकारवाद क्या है,
यूटिलिटेरियन चश्मा है, यानी वो एक ऐसा चश्मा जिसको पहनने के बाद में केवल क्या दिखता है, उसकी उपयोगिता क्या, इस यूनिट की क्या उपयोगिता है, क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रकारवाद कहलाता है। चलिए देखिए इसको आगे पढ़ लेते हैं कि समाजशास्त्र प्रकारवाद क्या है। ये सीधा सीधा आपके यहाँ पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पीजीटी में पूछे जाते हैं कि प्रकार और प्रकारवाद में अंतर क्या है, या सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि फंक्शनलिज्म क्या है। तो फंक्शनलिज्म का मतलब हो गया कि समाजशास्त्र के भीतर एक परिप्रेक्ष्य, मैंने क्या बताया कि एक चश्मा, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, किसी चीज को देखने का नजरिया। तो समाजशास्त्र के भीतर एक परिप्रेक्ष्य जो किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है। कोई सामाजिक व्यवस्था उसको बनाए रखने में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका एक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकारवाद कहते हैं। तो क्लियर हो गया, आसान है चीजें, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत। एसएफ नॉडल क्या कहते हैं, अब इसी चीज को समझाने के लिए प्रकारवाद को एसएफ नॉडल डेफिनेशन देते हैं। तो भाई आपके पीजीटी के अंदर में डेफिनेशन के 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं केवल डेफिनेशंस के। तो एसएफ नॉडल की क्या डेफिनेशन है देख लीजिए। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। तो सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, अनेक अंगों की क्रमबद्धता। जैसे कोई अंग है उनकी एक क्रमबद्धता है कि कैसे कैसे कौन सी चीज है। जैसे मान ले एक रूम है तो रूम में क्या है, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, फला धमाका सब क्रम। लेकिन अब सीलिंग फैन को मान लीजिए नीचे चलाया जाए और टेबल फैन को ऊपर चला दिया है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये इकाई है, विभिन्न इकाइयां मिल करके वो कमरा बना हुआ है। तो लेकिन उनकी एक क्रमबद्धता है, उनको एक सीक्वेंस में रखा जाता है। ठीक है, और जब यही बात एकदम सीक्वेंस में हो जाती जिससे व्यवस्था बने तो वो सामाजिक व्यवस्था कहलाती है छात्रों। ठीक है, जो व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है इकाइयों का क्रमबद्ध तरीके से, तो सामाजिक व्यवस्था बन जाती है। लेकिन एसएफ नाडल ने अपनी डेफिनेशन में यह शब्द प्रयोग किया हुआ है कि संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता है। ठीक है, तो अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता नाडल। ठीक है, नॉडल क्या कहता है, अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता। ठीक है, और उसकी ओर संकेत कर रही। यह एक संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है। तो अब यहाँ पर ये भी स्वीकार करते हैं कि जो संरचना बनी हुई है, जैसे ये दादा दादी नाना नानी, ये जो संरचना बनी है, ऐसे कोई चीज स्थिर नहीं है। दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये स्थिर है। जैसे कोई मूल्य है, कोई प्रतिमान है, हमेशा परमानेंट एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो काफी इसमें स्थिरता होती है। तो यद्यप क्या है, इसके निर्माण करने वाले अंग स्वयं में परिवर्तनशील होते हैं। तो ये आपस में बदलते रहते हैं, इनके सामाजिक संबंध भी बदलते रहते हैं, इनके फंक्शन भी बदलते रहते हैं, कभी कभी डिस्फंक्शन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि जो निर्णायक अंग है जिससे वो संरचना बनी है वो बदलती रहती है, लेकिन फिर भी एक स्थिरता का भाव दिखता है और वो चलती रहती है, जैसे फैमिली के अंदर में है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को लर्न करने का यही है कि अनेक अंगों की क्रमबद्धता की बात करते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थिरता की बात करते हैं। ठीक है, और निर्माण करने वाले अंग स्वयं में परिवर्तनशील होते रहते हैं। तो भाई 2-3 बार सुन लीजिए, जब ये अब डेफिनेशन आपके परीक्षा में पूछी जाएगी जब एग्जामिनेशन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अंगों की क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। कौन संकेत कर रहा है, सिर्फ नॉडल संकेत कर रहा है। नॉडल संकेत कैसे करेगा, याद करने का तरीका। नॉडल में अगर देखा जाए तो एक ऊपर ऐसे चंद्र टाइप की बिंदी रखी रहती है। मान लो ये आंख है तो आंख जो है संकेत कर रही है। ठीक है, ये आंखों से, नॉडल जो है आंखों से संकेत करता है क्रमबद्धता की ओर। बस काम खत्म, ये कभी भूलेगा नहीं, आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें कि संरचनात्मक प्रकारवाद वह उपागम है। तो उपागम का मतलब हो गया एक प्रकार का एस्पेक्ट। ठीक है, एक ऐसा एस्पेक्ट है एक जिसके द्वारा क्या होता है कि जिसके द्वारा एक अध्ययन करता एक विशेष समाज की संरचना के संदर्भ में उसका निर्माण करने वाली इकाइयों के प्रकारों का विश्लेषण करता है। तो संरचनात्मक प्रकारवाद, कभी कभी संरचनात्मक प्रकारवाद की बात की जाती है। तो संरचनात्मक प्रकारवाद क्या, मैंने बताया था कि जब संरचना डिफाइन करते हुए इसकी इकाइयों के बीच फंक्शन किया जाए तो वो संरचनात्मक। तो ये एक उपागम है जिसके द्वारा अध्ययन करता कोई भी जो रिसर्चर होता है एक विशेष समाज की संरचना के संदर्भ में, यानी उस सामाजिक संरचना या पारिवारिक संरचना उसके संदर्भ में क्या करता है। मान लीजिए उस सामाजिक संरचना, विशेष जो सामाजिक संरचना, उसके संदर्भ में उसके निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के प्रकारों का। तो जब सामाजिक मतलब संरचना के संदर्भ में इकाइयों का प्रकारों का अध्ययन किया जाए तो संरचनात्मक प्रकारवाद।
जब केवल इकाइयों के प्रकारों का संरचना किया जाए तो प्रकारवाद। जब सामाजिक संरचना के संदर्भ में निर्माण करने वाली इकाइयों यानी संरचना के अंतर्गत बात किया जाए, जैसे मान लो एक परिवार यहाँ पे है और एक परिवार यहाँ है। अब इस पारिवारिक संरचना, ठीक है, जो ये पारिवारिक संरचना है और ये पारिवारिक संरचना है, ये दोनों पारिवारिक संरचना के संदर्भ में इसके फंक्शन देखे जाए, ठीक है, और इस संरचना के संदर्भ में इसके फंक्शन देखे जाए, तो जब संरचना के कंट्रीब्यूशन में संरचना के एस्पेक्ट में देखेंगे तो संरचनात्मक प्रकारवाद। और जब केवल एक पुत्र का फंक्शन देखेंगे, हम ये ना डिफाइन करें कि इस सामाजिक संरचना में इस पुत्र की क्या भूमिका है, खाली एक ऐसे नॉर्मल बात करें तो केवल प्रकारवाद होगा। क्लियर है? अब अगला देखेंगे, जो सामाजिक संरचना है वो भी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था छात्रों? स्पेंसर ने किया था। तो प्रकारवाद का भी प्रयोग किया और साथ साथ में जो सामाजिक संरचना का प्रयोग किया, और इवन यहाँ तक कि सामाजिक संरचना की जगह दोनों शब्दों का एक साथ जो प्रयोग है, दोनों शब्दों का मतलब संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, क्योंकि वो बायोलॉजी थे, प्रभावित थे डार्विन के जीववाद से। तो संरचनात्मक प्रकार जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने। यह लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको गलत ना करिएगा। अब उसके बाद में कैसे बताया था उन्होंने? समाज और सावयव, सावयव मतलब होता है जीव, यानी सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीव होता है। तो समाज और सावयव की समानता को स्पष्ट करने के लिए किया था। सबसे पहले इसी को कहते हैं सोशल एनोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल एनोलॉजी, ठीक है, सोशल एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने? कभी कभी हिंदी में भी एनोलॉजी ऐसे लिख करके आ जाता है, ठीक है। सोशल एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, या इसी को कहते हैं सामाजिक, तो लिख लेना इसको, सामाजिक सादृश्यता, ठीक है, सादृश्यता, सामाजिक सादृश्यता का सिद्धांत। तो अगर कभी आ जाए कि सामाजिक सादृश्यता का सिद्धांत किसने दिया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। इंपॉर्टेंट है। यानी सादृश्यता मतलब समान दिखे। तो कौन कौन चीजें समान है? समाज और ऑर्गेनिज्म यानी जीव। तो समाज और सावयव के मध्य में समानता ढूंढने का काम किया है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। किंतु आरंभिक स्तर पर इसका सर्वाधिक उपयोग मानव शास्त्रीय अध्ययनों तक सीमित रहा। तो जो संरचनात्मक प्रकारवाद है, ये सबसे पहले इसका बता तो दिए हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, लेकिन जो मानव शास्त्रीय थे वो विशेष सामाजिक संरचना, अर्थात जो जनजातीय समाज था, उस जनजातीय सामाजिक संरचना के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या फंक्शन है इसकी बात करते थे। जैसे ब्राउन की बात और मालिनोव्स्की, अर्थात जैसे कोई जनजात का अध्ययन किए और इधर एक जनजात रह रही है उसका भी अध्ययन किए, तो इस जनजात में जो सामाजिक संरचना बनी हुई है उसका क्या क्या फंक्शन है, तीज त्योहार या जो भी चीजें, या यहाँ पर जो सामाजिक संरचना बनी हुई माता पिता बुआ फूफा नातेदार, इनका क्या फंक्शन है, ठीक है। कहीं पर बुआ की ज्यादा विशेषता, कहीं पर बुआ की कम विशेषता, कहीं पर मामा की ज्यादा विशेषता या ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं पर मामा की बहुत कम विशेषता है, कहीं पर बड़े की विशेषता बहुत ज्यादा है और कहीं पर छोटी बेटी का बहुत महत्व। जैसे खासी जनजाति है, वहां पर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो छोटी बेटी के नाम से सब जाती है खासी जनजाति में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सीधा सीधा बात निकल करके आती है वो ये है कि मानव शास्त्रीय अध्ययनों तक ही शुरुआती दौर में सीमित रहा क्या? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसका प्रथम व्यापक और व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? मालिनोव्स्की तथा ब्राउन ने किया था। यानी एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में अपने मानव शास्त्रीय अध्ययनों में सबसे पहले उपयोग मालिनोव्स्की और ब्राउन। मालिनोव्स्की और ब्राउन में दोनों में अंतर है कि मालिनोव्स्की का जो फील्ड वर्क है, क्षेत्र कार्य बहुत स्ट्रांग था, वो जा करके क्षेत्र कार्यों के माध्यम से, लेकिन इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है, वो वीक था। वहीं पर ब्राउन की बात की जाएगी तो इनका फील्ड वर्क वीक था, लेकिन जो इनका थ्योरेटिकल वर्क था, सैद्धांतिक कार्य था, वो काफी स्ट्रांग था, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, बाकी आगे हम लोग जब थिंकर के रूप में जब भी पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में जानेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकारवाद की। तो मैंने बताया था कि एक ऐसा चश्मा, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य जो समाजशास्त्र को इस नजरिए से देखता है, यानी समाजशास्त्र के भीतर एक परिप्रेक्ष्य जो किसी सामाजिक संरचना की कोई सामाजिक संरचना की इकाई है उसके व्यवस्था में बनाए रखने में जो भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर देखता है। प्रकारवाद क्या है कि सामाजिक संरचना के निर्माण में, जो सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर है, इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली छोटी बड़ी इकाइयां, छोटी छोटी बड़ी बड़ी या जो भी सब इकाइयां हैं, एक दूसरे से संबंधित रहकर, एक दूसरे से जुड़ी रहकर
पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को, जो पहले से सुनिश्चित है कि हमारा ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी है, तो पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को इस तरह पूरा करती हैं जिससे समाज का संगठन बना रहे। सपोज करिए हमको आप तक लेक्चर पहुंचाना है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ में रहती है, वो पूरी टीम मिल करके तब आप तक ये बात पहुंचा। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकारवाद कहा जाता है। ठीक है, तो एक परिवार है, उस परिवार में माता की भी भूमिका है, पिता की भूमिका है, भाई की भूमिका और बहन की भूमिका, और सब मिल करके उस कार्य को अपने अपने जो पूर्व निर्धारित कार्य हैं उसको करते हैं। तो पूर्व निर्धारित कार्य करते हैं तो वो चीज बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है प्रकारवाद क्या है, कि सामाजिक संरचना के निर्माण में छोटी बड़ी जो भी इकाइयां हैं, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा परिवार में, उसका भी अपना फंक्शन है, ठीक है, जगाता रहता है, एक्टिव करता रहता है ना, हंसता मुस्कुराता है, उसके आधार पर तो उसके भी छोटे मोटे प्रकार हैं। चलिए, और साथ ही साथ में जो है आगे के भविष्य की पीढ़ी के लिए मनोरंजन का साधन के रूप में भी रहता है। जैसे परिवार यानी ये परिवार है, शिक्षा है, उद्योग है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एक सामाजिक संरचनाएं हैं। ठीक है, तो सामाजिक संरचना में इन्हें उप संरचना भी कहते हैं। जैसे समाज तो संरचना हो गई, और समाज के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि सामाजिक राजनीतिक, तो शिक्षा, परिवार, उद्योग, ये सब उप संरचना भी कहते हैं। अब परिवार रूपी उप संरचना, परिवार को उप संरचना क्यों कहते हैं, क्योंकि परिवार एक भी बड़ी संरचना समाज के अंतर्गत, तो समाज संरचना हो गया, परिवार उप संरचना हो गया। तो परिवार रूपी उप संरचना में माता पिता, भाई बहन और मुखिया के रूप में, मुखिया के रूप में, हाँ, यहाँ पर माता पिता और भाई बहन और मुखिया के रूप में, ये छात्रों यहाँ पर मिस हो गया, मुखिया के रूप में जो पिता है उसकी भूमिका का वर्णन करना। ठीक है, मुखिया के रूप में पिता की भूमिका, ठीक है, माता या पिता की भूमिका। अब मान लीजिए कभी कभी माता भी मुखिया बनती है, किसी किसी में, कहीं कहीं पे पिता बनते हैं। ठीक है, मैट्रियोकल फैमिली होगा तो माता रहेगी, और पैट्रियोकल रहेगा तो वहां पे पिता। ठीक है, तो यहाँ पर कोई उप संरचना बनी हुई है, तो एक संरचना परिवार बना। अब उसमें मान लीजिए माता पिता हैं और उनके बच्चे, तो इनका क्या है, आपस में इंटर रिलेशन है, जिससे यह परिवार बना हुआ। तो इसी में किसी व्यक्ति को मुखिया के रूप में अगर बना दिया गया तो उसकी क्या भूमिका आती है, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। उनके सबके क्या फंक्शन है, पूर्व निर्धारित प्रकार पहले से तय रहते हैं। पूर्व निर्धारित भूमिका की, आपकी भूमिका ये है कि आप ये करेंगे, माता की भूमिका हो जाती है आप ये करेंगे, पुत्र की भूमिका ऐसे हो जाती है और पुत्री की भूमिका ऐसे हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो है अर्थात शब्द समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग, तो देखिए दोबारा भी ये चर्चा हो रही है, तो आप इसको कि समाजशास्त्र के अंदर में, सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म टर्म है, इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर। लगातार पूछा जाने वाला, गलत नहीं करके आना है। किंतु व्यवस्थित रूप से प्रकारवाद का प्रयोग प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी व्यवस्थित रूप से किसने किया था, दुर्कीम ने किया था। और वहीं पर मैलनॉस्की तथा ब्राउन का अप्रोच क्या था, ये प्रकारवाद की मानव शास्त्रीय अवधारणा का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रकारवाद की मानव शास्त्रीय अवधारणा, तो मैलनॉस्की और ब्राउन का हो जाएगा। साथ ही साथ में मर्टन ने प्रकारवाद के विभिन्न आयामों की चर्चा करके, मर्टन ने बहुत आयाम की चर्चा की थी। कौन कौन से आयाम, जैसे प्रकार को सिर्फ यही नहीं, क्योंकि अभी तक केवल चर्चा प्रकार की हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कभी कभी आकार भी करने लगता है और कभी कभी दुष्प्रकार भी करने लगता है। ठीक है, तो प्रकार यानी हो गया फंक्शनलिज्म, आकार यानी उसके नॉन फंक्शनलिज्म, और एक हो गया डिसफंक्शनलिज्म। ठीक है, तो जब डिसफंक्शन यानी फंक्शन, नॉन फंक्शन और डिसफंक्शन, तीन चीजें। फंक्शन माने हो गया अपना योगदान देना, जैसे पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा बैठा रहता है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो प्रकार है। आकार का मतलब, नॉन फंक्शन का मतलब हो गया बच्चा बैठा क्लास के अंदर में, ना बोल रहा है ना सुन ही रहा है, तो वो क्या है, अकार्य कर रहा है, नॉन फंक्शन। और डिसफंक्शन का मतलब ये हो गया कि जब वो बच्चा बैठ करके क्लास में इधर उधर की बातें करने लगता है तो क्लास को बाधित करता है, जिसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। तो इन तीनों टाइप से और कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इन पे बात करने लगे, कैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू करते हैं, कैसे एनोमिक स्थिति भी आगे होती है, इन पे सब पे विशेष रूप से चर्चा करने के कारण मर्टन को क्या कहा जाता है, मर्टन को सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रकारवादी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, तो मर्टन को जाता है। अब प्रकारवाद की डेफिनेशन में कुछ और लोगों के भी नाम है, उनको भी जरा देख लिया जाता है। देखिए रेडक्लिफ ब्राउन की एक बुक है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगातार पूछे जाने वाली पुस्तक है।
हमेशा आती है। तो इसको द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, मैंने बताया था कि ब्राउन और मैलिनोव्स्की ऐसे हैं जो मानव शास्त्रीय, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या संरचना और प्रकार क्या होते हैं, तो आसान है लर्न करना कि ब्राउन क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। उसी पुस्तक में लिखा कि एक विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार उसके द्वारा किया जाने वाला वह योगदान है जिससे वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए सामाजिक जीवन को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात अब यहाँ पर होगी कि विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार, विशेष सामाजिक इकाई कहते हैं कि समाज की कोई विशेष इकाई का प्रकार क्या है, उसके द्वारा दिया जाने वाला वह योगदान है। जैसे आप एक विशेष प्रकार है, आप एक सामाजिक इकाई के रूप में हैं, तो आपका योगदान ही जिसकी वजह से सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। आप किसी कॉलेज में है तो कॉलेज की व्यवस्था बनी रहे, परिवार में है तो किसी धर्म संस्था में है तो धार्मिक संस्था बनी रहे। इसका मतलब हो गया कि विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार उसके द्वारा किया जाने वाला वह योगदान है। तो जब विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार और किया जाने वाला योगदान विशेष सामाजिक इकाई टर्म है, ब्राउन जो है वो क्या है, देखते नहीं है ब्राउन जो है, जब आप कुछ कहते हैं ना कि एक विशेष स्थिति आ जाती है, आप मान लीजिए कोई चीज है उसको रोस्टेड कर रहे हैं, तो जब ब्राउन हो जाता है तो एक विशेष स्थिति है ना। तो ऐसे ही आप इसको याद करके रखिएगा कि विशेष सामाजिक इकाई का प्रकार अगर होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो डेफिनेशन ब्राउन की होगी। ठीक है, मैंने नॉडल में बताया था कि नॉडल में आप क्या है मात्रा रखता है तो वो संकेत करता है। ठीक है, एक संकेत करता है, तो नॉडल संकेत करेगा और ब्राउन विशेष सामाजिक इकाई एक विशेष कंडीशन की बात करने लगता है। ठीक है, ये लर्न करने का तरीका है छात्रों, जब तक आप डेफिनेशंस को लर्न नहीं करेंगे तब तक आप उसका नंबर नहीं उठेगा। अब आपको पता है कि 20 से 25 क्वेश्चन केवल डेफिनेशन से आते हैं पीजीटी के अंदर में। चलिए अगला देख लेते हैं। दुर्खीम के अनुसार, दुर्खीम भी कहते हैं किसी सामाजिक तथ्य का प्रकार है, यानी दुर्खीम का सबसे बढ़िया है पहचाना कि सोशल फैक्ट की बात, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्यों की बात किसने किया था, दुर्खीम ने। तो सामाजिक तथ्य के प्रकार, ये कहते हैं सब चीज का प्रकार हमको देखना ही नहीं, हमें सामाजिक तथ्यों का प्रकार देना है। ठीक है, तो यही टर्म से लर्न कर लीजिएगा कि सामाजिक तथ्य का प्रकार वह उसकी भूमिका है, उसकी वह भूमिका है जिसके द्वारा संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना अथवा समाज को बनाए रखना संभव होता है। देखिए वैसे तो लिखा समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, तो कई लोग सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, वो सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत तो मैलिनोव्स्की ने दिया था, लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे कि ये सामाजिक आवश्यकता की बात कर रहा है फिर भी ये दुर्खीम के डेफिनेशन है, तो उसके लिए एक ही क्लू है, सामाजिक तथ्यों के प्रकार है बस। जब सामाजिक तथ्यों के प्रकार की बात करेंगे तो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, दुर्खीम की। इंपॉर्टेंट, इसको लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट इसमें दुर्खीम के डेफिनेशन के बाद में आ जाते हैं कि मर्टन क्या देते हैं। मर्टन अपनी बुक में, तो मर्टन की बुक ऊपर भी बताई जा चुकी है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, मर्टन की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, और उसी में प्रकारवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि प्रकार वे निरीक्षित परिणाम है। ये देखिए ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज, ये टर्म आता है इंग्लिश में ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मतलब निरीक्षित, जिसको निरीक्षण किया जाता है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज है, निरीक्षित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य को संभव बनाते हैं। तो ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज की बात, केवल निरीक्षित परिणाम, ये उसके लिए हिंदी में और भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, इसीलिए इंग्लिश में केवल एक ही टर्म है, उसको लर्न कर लीजिए कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज है, निरीक्षित परिणाम है। ठीक है, तो प्रकार क्या है, वे निरीक्षित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य को संभव बनाते हैं। तो लर्न हो गया आप लोगों का। तो इसमें केवल टर्म निरीक्षित परिणाम पे फोकस करना है। ठीक है, तो जब आपको निरीक्षित परिणाम, मर्टन क्या कर रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, मर्टन क्या कर रहा है, निरीक्षित परिणाम, यानी वो निरीक्षण करके ही मर्टन देख रहा है। अगला इसमें देख लेंगे, जॉनसन की बात कर रहे हैं कि जॉनसन की परिभाषा क्या है। तो जॉनसन क्या है कि किसी भी आंशिक संरचना अथवा उप समूह, तो देखो जॉनसन बेबी का पाउडर आता है उसमें आंशिक थोड़ा लगाया जाता है, इसी आधार पर इसको लर्न करके रखिएगा कि आंशिक संरचना अथवा उप समूह। तो जब आंशिक संरचना या उप समूह द्वारा सामाजिक आदर्श नियम अथवा सांस्कृतिक मूल्य की कोई क्रिया प्रकार तब कहलाती है जब वह किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान करती है। इसका मतलब आंशिक संरचना हो या उप समूह हो,
जब सामाजिक आदर्श नियम हो अथवा सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, इन सबके आधार पर कोई भी क्रिया प्रकार तभी होगी जब वह क्या करेगी कि तो कोई सामाजिक व्यवस्था हो या उपव्यवस्था हो तो उसमें एक आवश्यकता या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे इसका मतलब पूरा लगभग लुभाव जानिए कि क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी उपसंरचना है, जैसे मैंने बताया परिवार क्या है, उपसंरचना है, या कोई आंतरिक संरचना है, जैसे मान लीजिए आंतरिक संरचना मान लीजिए संदर्भ समूह है, या मान लीजिए आंशिक संरचना का मतलब हो गया कि कोई समूह है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भीड़ है। अब उसका क्या मतलब को कैसे माना जाएगा कि ये फंक्शन कर रहा है, तो जब वो भीड़ के नियम है, आदर्श हैं या सांस्कृतिक मूल्य है या आदर्श नियम है, उसके आधार पर कोई फंक्शन करे और फंक्शन करने के बाद में उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने या ना बनाए रखने में अपना, जैसे कोई भीड़ है, कोई डुगडुगी पीट रहा है, डुगडुगी पीटे और ऐसी पीटे कि लोग सुने और कंसंट्रेट करें, वो भीड़ इकट्ठा रहे। तो अगर पीटा और लोग कंसंट्रेट किए इकट्ठा हुए तो इसका मतलब उसका प्रकार हो रहा है। लेकिन पीटा पाटा कोई इकट्ठा नहीं हुआ, सब चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक आवश्यकता को चाहे पूरा करे और चाहे एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करे। सिंपल लर्न करने का तरीका, जॉनसन की परिभाषा आंशिक संरचना या उपसमूह, ठीक है। तो आंशिक संरचना या उपसमूह में एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करे तो क्या हो जाएगा, जॉनसन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरीके से क्लूखोन महोदय की है, ठीक है। क्लूखोन महोदय की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट, इसको कह रहे हैं संस्कृत का कोई भी भाग, यानी कि सांस्कृतिक परिभाषा देते हैं। जैसे संस्कृत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो संस्कृत की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत सांस्कृतिक आवश्यकताओं, थ्योरी ऑफ कल्चरल नीड्स की बात कौन करता है, मैलनॉस की। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लूखोन का डेफिनेशन जो आ जाता है, वो संस्कृत का कोई भी भाग तभी प्रक्रियात्मक होता है, जो संस्कृत का कोई भी भाग तभी प्रक्रियात्मक होता है जब वह अनुक्रिया के ऐसे रूप को स्पष्ट करता है, अनुक्रिया के ऐसे रूप को स्पष्ट करता है जो समाज की दृष्टि से अनुकूलन में तथा व्यक्ति की दृष्टि से सामंजस्य करने में सहायक हो। मतलब ये पहली बात तो इनकी डेफिनेशन में दो चीजें आ जाती हैं, एक कल्चर, क्लूखोन महोदय की बात जो आ जाती है वो कल्चर की बात आ जाती है। तो छात्रों यहाँ पर जो है क्लूखोन जो बुक लिखता है वो मिरर फॉर मैन, ये काफी मिरर फॉर मैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। और इसी बुक के अंदर उन्होंने कल्चर की बात को डिफाइन करते हुए बताया कि संस्कृत का कोई भी भाग तभी प्रक्रियात्मक होता है। तो जो संस्कृत का कोई भी भाग तभी प्रक्रियात्मक होता है जब वह अनुक्रिया के ऐसे रूप को स्पष्ट करता है कि जो हम अनुक्रिया करते हैं, यानी जो क्रिया कर रहे हैं, जो समाज की दृष्टि से अनुकूलन में, ठीक है, एडॉप्टेशन में, या व्यक्ति की दृष्टि से सामंजस्य, तो व्यक्ति की दृष्टि से अगर सामंजस्य बनाए रखने में सहायक हो या समाज की दृष्टि से अनुकूलन करने में सहायक हो। तो संस्कृत का कोई ऐसा भाग, आपको यही इतना केवल लर्न करके रखना है, संस्कृत का कोई ऐसा भाग तभी प्रक्रियात्मक होता है, लुखोन, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस तरीके से अब हम लोग प्रकार की विशेषताओं पर फोकस करते हैं और इस लेक्चर को अंतिम रूप से यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो 9 विशेषताएं, इनको जान लेते हैं कि जो प्रकार है, फंक्शनलिज्म है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आप जानेंगे कि प्रकार है। देखिए प्रकार मतलब ये होता है कि कोई भी इकाई है समाज की और वो कोई ना कोई कार्य करती है। जैसे मान लीजिए समाज की ये इकाई है और इसको कार्य करना है, तो जो कार्य है, मान लीजिए ये माता है, पिता है, तो इसमें पूर्व निर्धारित कार्य होता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका पूर्व निर्धारित कार्य होता है, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड वर्क होते हैं इसमें। अगर उस प्री डिटरमाइंड वर्क के अनुसार अगर कोई कार्य नहीं कर रहा, अचानक से कोई कार्य करने, तो वो नहीं होता है। यानी किसी भी व्यक्ति को पद, उसके मूल्यों, उसके प्रतिमानों के अनुरूप अगर कार्य करना होता है तभी वो प्रकार माना जाता है। तो प्रकार की एक विशेषता यह है कि पूर्व निर्धारित कार्य होने चाहिए, ठीक है। दूसरी विशेषता की सामाजिक स्वीकृति, यानी कि जो चीज है निरीक्षित परिणाम। देखिए मार्टन कहता नहीं कि निरीक्षित परिणाम है, आपसे एक उम्मीद की जाती है। जैसे आप बेटा हैं तो बेटा की उम्मीद की जाती है, बेटी है तो उससे आपकी उम्मीद है कि माता की तबीयत खराब होगी तो आप खाना बनाएंगे। अब माता अगर बगल वाली को बुला करके खाना बनवाई है तो इसका मतलब आप अपने फंक्शन को सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सामाजिक स्वीकृत का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य जो मूल्यों और प्रतिमानों के आधार पर हो, पूर्व निर्धारित हो, और किस पे आधारित हो, मूल्यों के आधार, मूल्य और प्रतिमान द्वारा सुनिश्चित हो। यानी पहले से हमारे, वो पहले से डिटरमाइंड है कि ये कार्य आपका करेंगे, तो पूर्व सामाजिक स्वीकृत होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मार्टन कहता है वे निरीक्षित परिणाम, ठीक है।
और पूर्व निर्धारित कार्य हैं और सामाजिक स्वीकृति, दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब एकदम क्लियर कट दिमाग में रखिए। कुछ भी कर रहे हैं तो वो प्रकार नहीं कहलाएगा। अगर आप वही फंक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए कुछ भी आपको यहीं पे बैठे बैठे गाना सुनाने लगूं और आप मगन हो जाए, कहे गुरुजी बड़ा बढ़िया आप गाना गाए, तो ये गाना तो स्वीकृत नहीं है ना, यहाँ तो लेक्चर स्वीकृत है। तो इसका मतलब तब वहां पे हमारा माना जाएगा गाने में आनंद जरूर आ गया, लेकिन वो फंक्शन हमारा नहीं होगा। फंक्शन यही होगा कि जब हम लेक्चर आपको देंगे और लेक्चर की बात बताएंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है। तो पूर्व निर्धारित हमारा कार्य रहे और जिसपे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त रहे, ठीक है। अगला एक है विशेष उद्देश्य। तो प्रकार मतलब ये हो गया कि कोई विशेष यूनिट है, कोई विशेष इकाई है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब आप सारा काम कर डाले, खाना पीना बना डाले, सब कुछ कर डाले और सामाजिक रूप से सबसे जय जयकारा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपना जो विशेष उद्देश्य बनाया था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो फिर आपका फंक्शन नहीं है। फिर आप एज ए विद्यार्थी ग्रुप में डिसफंक्शन कर रहे हैं या नॉन फंक्शन कर रहे हैं, अकार्य खाली बैठे हुए हैं आप, ठीक है। तो विशेष उद्देश्य होता है इसमें, स्पेशल टास्क जो है। उपयोगिता का गुण पाया जाता है, यानी एक चीज इसमें एक विशेषता ये भी है कि इसमें जो है यूटिलिटी होती है, आपकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या ध्यान से सुन रहे हैं बातें, तो ये क्या है, एक उपयोगिता का अप्रोच होना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन तभी आपका माना जाएगा जब आप उपयोगी होगा, ठीक है। उस व्यवस्था को, जैसे मैं शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये मेरी उपयोगिता है। सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है, संगठन को बनाए रखने के लिए, जैसे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन बैच है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखने के लिए आवश्यक, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन, हम टेस्ट बनाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन। परस्पर संबद्धता, म्यूचुअल जो है रिलेशन आपस में रहता है, यानी यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से इकाइयां, जो सामाजिक इकाइयां हैं वो जुड़ी रहती हैं। विविधता की बात यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी भी है। तो विविधता का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई जो फंक्शन होता है, प्रकार, वो प्रकार भिन्न 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 प्रकार के, मतलब विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार सुनिश्चित किया जाए। बहुत प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, तो प्रकारवाद के अंदर में जैसे जैसे यूनिटें बदलती जाती हैं, उनके प्रकार भी सुनिश्चित विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा रहता है। इसीलिए इसमें जो है, मैं दुर्खीम कहता भी है कि जो फंक्शनल है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर के माध्यम से वो क्या कर दिया जाता है, विभिन्नता का गुण धारण करता है। दूसरी चीज है कि सापेक्षिक परिवर्तनशीलता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिवली जो है वो क्या है, इसमें चेंज आता रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सामाजिक इकाइयां हैं वो किसी सामाजिक संरचना में बनी, तो जो ये धीरे धीरे चेंज होती, पूरी सामाजिक संरचना बनी भी रहती है और धीरे धीरे, जैसे परिवार में बेटा बेटी सब लोग हैं, तो ये धीरे धीरे करके कोई 4th क्लास में चला गया और कोई 1st क्लास में चला गया, कोई अपना जीवन समाप्त कर लिया, कोई अपना जीवन बना लिया, कोई एकदम जीर्ण अवस्था में हो गया। तो लेकिन फिर भी परिवार बना रहता है। तो परिवार जो बना तो रहता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे करके जो इकाइयां हैं वो अपने धीरे धीरे करके क्या करती हैं, अपने फंक्शन में परिवर्तन करती रहती हैं, जिससे ये सामाजिक संरचना बाद में चल करके चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं, रिलेटिवली उसमें स्थिरता का भाव बना रहता है, परिवार दिखता है सेम है। लेकिन ये जो सामाजिक जो परिवार बना हुआ है विभिन्न इकाइयों से, वो इकाइयां अपने आप में सापेक्षिक रूप से परिवर्तनशील होती हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं होती हैं, अपना फंक्शन करती रहती हैं, चेंज होता रहता है, बदलाव, ये नियम है। दूसरी चीज यहाँ पर आ गई व्यापकता। तो फंक्शनलिज्म ये ब्रॉड लेवल पर है, यानी पूरी दुनिया के अंदर में जो भी व्यवस्था चल रही है वो कहीं ना कहीं क्या है, व्यापक रूप से, चाहे छोटे से माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लें, चाहे हम समाज की बात कर लें, ये व्यापक रूप से कहीं ना कहीं फैली हुई। तो प्रकारवाद व्यापक रूप से फैला हुआ, इसमें व्यापकता का गुण पाया जाता है, सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहीं पर छात्रों इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। हमें आशा है कि आपको प्रकारवाद का, जो प्रकारवाद क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसमें कैसे अप्रोच शुरुआत हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे इसके इसके विभिन्न लोगों ने अपने अपने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरियों पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे अगले वाले लेक्चर के अंदर में। धन्यवाद छात्रों।